बात कर रहे थे सिलिकेट मृत्तिका के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद में जो मृत्तिका खनिज है उसके महत्व के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम बात करेंगे कार्बनिक मृदा कोलोइड्स के बारे में। सेकंड पार्ट आता है कि जो मृदा कोलोइड्स के प्रकार थे, मृदा कोलोइड्स के प्रकार में सेकंड पार्ट आता है। प्रथम पार्ट पढ़ा था हमने अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स। अब बात करेंगे हम कार्बनिक मृदा कोलोइड्स के बारे में। तो कार्बनिक मृदा कोलोइड्स क्या है या इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसका जो मुख्य स्रोत है या फिर कार्बनिक मृदा कोलोइड्स है, कार्बनिक मृदा कोलोइड्स में ह्यूमस आता है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है, ह्यूमस आता है। अब बात करते हैं भाई ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस की अगर हम बात करें तो ह्यूमस क्या होता है, काले रंग का या फिर गहरे भूरे रंग का, काला रंग या फिर गहरे भूरे रंग का विच्छेदित अक्रिस्टलीय जटिल कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। ह्यूमस क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। कार्बनिक मृदा कोलाइड्स का मुख्य स्रोत ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, काले रंग का या फिर गहरे भूरे रंग का विच्छेदित अक्रिस्टलीय जटिल कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। अकार्बनिक पदार्थों में पढ़ा था कि अकार्बनिक पदार्थ क्रिस्टलीय प्रकार के थे और कार्बनिक पदार्थ कैसे हैं, अक्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जिस तरीके से सिलिकेट मृत्तिका के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता था, उसी तरीके से ह्यूमस के कणों के ऊपर भी कैसा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में सीईसी बोलते हैं, वो क्या होती है, जो मृत्तिका होती है यानी कि जो क्ले है उससे क्या होती है, सीईसी मृत्तिका से अधिक होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में ह्यूमस की विशेषता के बारे में कि भाई ह्यूमस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है सिलिकेट मृत्तिका की तरह, और नेगेटिव चार्ज पाए जाने के कारण इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, वो मृत्तिका से क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद में निर्माण की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमस है, ह्यूमस का निर्माण कार्बन के द्वारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के द्वारा होता है। तो ह्यूमस का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों से इसका निर्माण होता है। इसके कोलोइडियल संगठन की बात करें तो कोलोइडियल संगठन है, कोलोइडियल संगठन, कोलोइडियल संगठन मृत्तिका के कणों के समान ही होता है, मृत्तिका के कणों के समान। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हो गए इसके जो ह्यूमस है, ह्यूमस के गुणों की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ह्यूमस का जो मिसिल है, ह्यूमस की नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमस की मिसिल में, मिसिल बोलते हैं आयनों की परत को। दो परतें होती हैं, दो आयनों की परतें होती हैं। मिसिल क्या है, आयनों की परत यानी कि आयन परत बोलते हैं। दो आयनों की परत कौन कौन सी होती है, प्रथम परत यानी कि जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत तो होती है नेगेटिव आयनों की, सॉरी पॉजिटिव आयनों की,
और आंतरिक जो परत होती है, अंदर की जो परत होती है वो होती है नेगेटिव आयनों की। सेम वही है जो सिलिकेट मृतिका में मिल रहा था। सिलिकेट मृतिका में क्या था कि भाई जिस प्रकार से जो सिलिकेट मृतिका के जो कण थे कि भाई ऋणावेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इसी तरीके से जो ह्यूमस है, ह्यूमस के कणों पर भी कैसा चार्ज पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, ऋणात्मक आवेश पाया जा रहा है। ऋणात्मक आवेश पाए जाने के कारण धनावेशित आयनों को ये क्या करेंगे, अपनी सतह की ओर आकर्षित करेंगे। सतह की ओर आकर्षित करेंगे तो दो परतों का निर्माण होगा, जाहिर सी बात है। तो दो परतों का निर्माण होगा। बाहरी परत किसकी हो जाती है, पॉजिटिव, और आंतरिक परत कौन सी बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो ह्यूमस की जो मिसिल है, मिसिल में दो परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत पॉजिटिव और आंतरिक परत नेगेटिव होती है। उसके बाद में ह्यूमस की प्रकृति की बात करें तो ह्यूमस का जो मान है, यानी कि ह्यूमस की जो प्रकृति है वो पीएच मान पर डिपेंड करती है। किस पर निर्भर करती है, पीएच पर निर्भर करती है कि भाई जो मृदा का जो पीएच है वो ज्यादा है या फिर कम है, उस पर ह्यूमस की प्रकृति डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यदि अत्यधिक अम्लता वाली मृदा है, यानी कि ऐसी मृदा जिसमें अम्लता बहुत अधिक पाई जा रही है और उसमें ह्यूमस की सतह पर यदि एच आयन जुड़े हुए होते हैं तो वो बहुत ही प्रबलता के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको किसी अन्य आयनों के द्वारा आसानी से हटाया नहीं जा सकता, यानी कि उनको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। दोबारा से बोल देता हूं इसको, अत्यधिक अम्लता की अवस्था में यदि मृदा पर या मृदा में जो ह्यूमस उपस्थित है, ह्यूमस पर एच आयन जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही प्रबलता के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन एच आयनों को दूसरे आयन आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि भाई मृदा की क्षारीय अवस्था है। क्षारीय अवस्था में जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह में H+ आयन जो पाया जाता है उसका आयनीकरण आसानी से हो जाता है। तो ये तो थे हमारे पास में ह्यूमस, यानी कि कार्बनिक मृदा कोलोइड्स है। इसके गुणों के बारे में पढ़ा हमने। कार्बनिक मृदा कोलोइड्स में ह्यूमस आता है। ह्यूमस क्या है, काले रंग या गहरे भूरे रंग का विच्छेदित एक्रिस्टलीय जटिल कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। उसके बाद में ह्यूमस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज पाए जाने के कारण इसकी कैटायन एक्सचेंजेबल जो कैपेसिटी है वो मृतिका से अधिक होती है। निर्माण की बात करें, कार्बन तत्व के द्वारा हाइड्रोजन तत्व ऑक्सीजन तत्वों से होता है। कोलोइडियल संगठन की बात करें, कोलोइडियल संगठन मृतिका के कणों के समान ही होता है। उसके बाद में ह्यूमस के जो मिसिल है, मिसिल में दो आयनों की परत पाई जाती है, बाहरी परत पॉजिटिव आयनों की और आंतरिक परत नेगेटिव आयनों की पाई जाती है। पॉजिटिव आयनों की अगर हम बात करें, पॉजिटिव आयन कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, इसी तरीके से पोटेशियम के भी आयन हो सकते हैं, या फिर सोडियम आयन हो सकते हैं, एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में अमोनियम आयन आदि जो भारी परत है, बाह्य परत है, धनावेशित परत है, उसके रूप में अधिशोषित रहते हैं। और उसके बाद में आंतरिक परत किसकी होती है, नेगेटिव परत होती है। ह्यूमस की प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, पीएच मान पर निर्भर करती है। उसके बाद में मृदा की अत्यधिक अम्लता की अवस्था में, अत्यधिक मात्रा में अम्लीय मृदा है तो उस अवस्था में ह्यूमस पर H+ आयन है, ये प्रबलता से क्या रहते हैं, अधिशोषित रहते हैं। इस कारण इस H+ आयन को अन्य आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में मृदा की अत्यधिक क्षारीय अवस्था है और उस क्षारीय अवस्था में कार्बोक्सिलिक जो आयन है उसमें जो H+ आयन है उनका आसानी से आयनीकरण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कार्बनिक मृदा कोलोइड्स आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स व कार्बनिक मृदा कोलोइड्स में अंतर। अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स
व कार्बनिक मृदा कोलोइड में अंतर की बात करें, कार्बनिक मृदा कोलोइड्स भी हमने पढ़ा है, अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स भी पढ़ा है। तो अंतर की बात करें भाई, कार्बनिक मृदा कोलोइड्स के क्या क्या गुण हैं, उनके संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर। दूसरा अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स है, उसके क्या क्या अंतर हैं या फिर किस प्रकार से निर्माण होता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनके आधार पर हम इनका क्या करेंगे, अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो पार्ट बना लेते हैं, एक तरफ अकार्बनिक मृदा कोलोइड, दूसरी तरफ कार्बनिक मृदा कोलोइड। वर्गीकरण किया था हमने स्टार्टिंग में कार्बनिक और अकार्बनिक का। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें भाई, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें एक तो आती है सिलिकेट मृतिका, सिलिकेट क्ले बोलते हैं। दूसरा आयरन व एल्यूमिनियम के क्या आते हैं, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड आते हैं। पहला अंतर तो ये हो गया। इसमें क्या आता है कार्बनिक में, कार्बनिक में अभी पढ़ा है हमने, ह्यूमस आता है। पहला अंतर समझ में आया होगा कि भाई अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स में सिलिकेट मृतिका व आयरन व एल्यूमिनियम की ऑक्साइड आते हैं और इसमें क्या आता है, ह्यूमस आता है। उसके बाद में दूसरी संरचना की अगर हम बात करें किन किन तत्वों से होती है, तो इसकी संरचना है इन तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है भाई। एल्यूमिनियम आयन भी पाया जा रहा है, एल्यूमिना परत पढ़ी थी हमने इसमें, एल्यूमिनियम आयन, सिलिकॉन भी पाया जा रहा है, सिलिका की परत पड़ी थी। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी पाया जा रहा था, साथ में आयरन भी पाया जा रहा है। इन तत्वों से क्या होती है, इसकी संरचना इन तत्वों से मिलकर के बनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये किससे मिलकर के बनता है, यानी क्या कार्बनिक मृदा कोलोइड्स किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर के बनता है। दो अंतर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में तीसरे अंतर की बात करें, ये क्या है, अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स को क्या बोलते हैं हम, खनिज पदार्थ बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अकार्बनिक जो मृदा कोलोइड्स उन्हें खनिज कोलोइड्स भी कहा जाता है और इन्हें क्या बोलते हैं, ह्यूमस को। इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट गुण की, यानी कि अकार्बनिक मृदा कोलोइड्स की धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता की बात करें, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी सीईसी, व जल धारण क्षमता क्या होती है, कार्बनिक मृदा कोलोइड से कम होती है। और इसकी जो सीईसी है, यानी कि कार्बनिक मृदा कोलोइड्स की जो सीईसी है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, क्या होती है, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी व जल धारण क्षमता, जल को ग्रहण करने वाली क्षमता अधिक होती है। अब सीईसी की बात कर लें तो सीईसी को मापा जाता है, यानी कि जो कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारे पास में आयन विनिमय, उसमें पढ़ेंगे
कैटायन एक्सचेंजेबल जो कैपेसिटी होती है ये मापी जाती है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में मापी जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें भाई, जो अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स है इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है कितनी होती है, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो इसकी जो सीईसी है कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी है वो होती है 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता की बात करें, नहीं कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स की धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है इसकी सीईसी कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ये तो थे हमारे पास में इसकी धनायन विनिमय क्षमता हो गई। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है ऋणायनों के स्रोत की बात करें। अकार्बनिक मृदा जो कोलॉइड्स है इसमें जो ऋणायनों का जो स्रोत है, अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स में ऋणायनों का स्रोत क्या होता है, इसमें ऋणायन जो स्रोत है वो केवल हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसकी अगर हम बात करें इसका जो ऋणायन स्रोत है यानी कि कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स का जो ऋणायन स्रोत है, ऋणायन स्रोत में क्या क्या आता है, हाइड्रोक्सिल आयन भी आता है, साथ में कार्बोक्सिलिक समूह भी आता है, वह फिनोलिक समूह भी आता है। तो ये तो थे कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स व अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स में अंतर। उम्मीद करता हूं कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स व अकार्बनिक मृदा कोलॉइड्स में अंतर आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमस या कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स है उसके मृदा में महत्व के बारे में, तो पॉज करके नोट कर सकते हैं।